अह, ये क्लास 9th के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास नाइन्थ में इससे पहले क्या पढ़ाया था? इससे पहले ग्रेविटेशन चैप्टर में हमने फ्री फॉल पर न्यूमेरिकल करना सीखा था। फ्री फॉल जो कंसेप्ट है उसमें न्यूमेरिकल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था। आज हमें क्या करना है? आज हमें बात करना है जी के वेरिएशन पर। कैपिटल जी नहीं, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। हम बात करेंगे स्मॉल जी के वेरिएशन पर, ठीक है। तो स्मॉल जी के वेरिएशन पे अपने को बात करना है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, आज हम बात करते हैं वेरिएशन वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, ठीक है। अब ये जो स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी का वैल्यू हमने देखा था, इसका वैल्यू होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी का ये वैल्यू है 9.81 इंटू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये वैल्यू, ठीक है। यही जी के वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखते हैं फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करने के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। अब हम क्या करने वाले, जी का वैल्यू किस तरह से चेंज होता है, जी का वैल्यू किस तरह से चेंज होगा हाइट पे, डेप्थ पर, ये हम बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी बिकॉज ऑफ हाइट, बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है। हाइट कहाँ से? फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से हाइट के अकॉर्डिंग जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा, ये हमें देखना है। अब आप बोलोगे सर हमने फ्री फॉल का क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहां पर ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप करते थे तो हम तो जी का वैल्यू कांस्टेंट मानते थे। हमने जो फ्री फॉल में क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, वो हार्डली क्या होते थे, मीटर्स में होते थे। 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, इससे ज्यादा हाइट का बिल्डिंग आपको नहीं मिलेगा। अगर आप फ्री फॉल के क्वेश्चंस देखोगे तो हम वहां पर जो बात करते थे, तो वहां पे जो बिल्डिंग का हाइट होता था 300 मीटर, 200 मीटर एंड सो ऑन, इस तरह से होता था। इससे ज्यादा हाइट का नहीं होता था। अब इससे बाहर भी तो दुनिया है ना, ऐसा तो है नहीं कि इससे बाहर हमारा 500 मीटर से बाहर दुनिया है ही नहीं। अब अगर मैं उससे बाहर जाना स्टार्ट कर दूं ना, तो जी का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। जी का वैल्यू चेंज होगा। और वेरिएशन इन जी, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी बिकॉज ऑफ हाइट का फॉर्मूला ऐसा लिखते हैं, जी एट एनी हाइट एच। अब इसका डेरिवेशन है, लेकिन डेरिवेशन हमारे काम का नहीं है, हम सिर्फ फॉर्मूला याद रखेंगे। जी एट एनी हाइट एच का फॉर्मूला है जी, जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 1 - 2h अपॉन आर, ठीक है। जहां पर जी एच क्या है, जी एट एनी हाइट, जी एट एनी हाइट एच। स्मॉल जी क्या है, जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। आर क्या है, तो आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि अर्थ के सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर चले गए। अर्थ के सरफेस से अगर आप 500 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो आपके वहां पे जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा ना। जैसे मान लो क्वेश्चन कोई किसी ने ऐसा पूछा, ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये फॉर्मूला नोट कर लो। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किसी ने ये पूछा कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी at a height, at a height of 640 kilometers from the surface of earth,
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से 640 किलोमीटर ऊपर जी का वैल्यू कितना है, अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब हम क्या जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूँ ना, ये मैं थोड़ा स्पेस खाली करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करूँ, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, जी एच इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। जी एच हमें कैलकुलेट करना है, जी का वैल्यू कितना है, तो 9.8 है। 1 माइनस 2 इंटू एच, ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर देख रहे हैं, 640 किलोमीटर ऊपर देख रहे हैं, डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, तो 6400 किलोमीटर है। ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो जी एच का वैल्यू 10 मान लेते इजी कैलकुलेशन के लिए। अगर ये 9.8 नहीं 10 होता तो क्या हो जाता, ब्रैकेट में ऐसा आ रहा है क्या, 1 माइनस 1/5। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 माइनस 1, ये 4/5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो जी एच का वैल्यू कितना आ रहा है, जी एच का वैल्यू आ रहा है 8। वैसे इतना वेरिएशन, कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन हो गया, इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो हमारे पास जी एच का वैल्यू कितना आ जा रहा है, जी एच का वैल्यू आ जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये भी एक क्या बोलूँ, ये एक अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो हम कभी और देखेंगे, हायर क्लासेस में वो सीखना होता है। अभी के लिए आप यही मान लो कि फॉर्मूला क्या है, जी का वेरिएशन हाइट के कारण, इसका फॉर्मूला है जी 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाई आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में क्या टर्म्स यूज हो रहा है ये याद रखना है, बस इतना याद रखना कि जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर चढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर चढ़ोगे ये पूरा वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये पूरा वैल्यू बढ़ने का मतलब 1 माइनस ये जो पूरा ब्रैकेट का टर्म है ना वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो जीएच का वैल्यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो एज यू विल एज वन मूव्स एट हायर एल्टीट्यूड, कोई भी जब हायर एल्टीट्यूड पे मूव करना स्टार्ट करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। किस तरह से कम होता है, तो जी 1 माइनस एच ट्वाइस ऑफ एच इन डिवाइडेड बाई आर से कम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिएशन इन जी बिकॉज ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब अर्थ के सरफेस से अब अंदर जाना है, अर्थ के सरफेस से अंदर जाने पर जी का वेरिएशन कैसे होगा, इसमें हम बात करेंगे वेरिएशन इन जी बिकॉज ऑफ डेप्थ। अब यहाँ पर फॉर्मूला ऐसा होता है, जी डी लिख दो, डेप्थ के लिए जी डी, जी 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, मान लो ये अर्थ है हमारा, इस तरह का अर्थ है हमारा। अब ये अर्थ है तो यहाँ कहीं पे अर्थ का सेंटर होगा, और सरफेस से यहाँ की दूरी, सरफेस से यहाँ की दूरी क्या हो गई, ये रेडियस हो गया। अच्छा मान लो अर्थ के सरफेस से हम कोई डी डेप्थ नीचे आ चुके हैं, अर्थ के सरफेस से हम कोई डी डेप्थ नीचे आ चुके हैं। अब अर्थ के सरफेस से अगर कोई डी डेप्थ नीचे है, मान लो इस वाले पॉइंट पर, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है पी। ठीक है, पी पॉइंट पर अगर मुझे जी डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला है जी 1 माइनस डी अपॉन आर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, किसने लाया, इसके बारे में नहीं सोचना है, बस ये फॉर्मूला याद रख लेना है। अच्छा अब मेरे पास जी डी का वैल्यू आ गया, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये जी डी का वैल्यू मेरे को मिल गया। अच्छा अब अगर मैं ऐसा बोलूं, फॉर दिस फॉर्मूला अगर मैं डी का वैल्यू आर कर दूं, इफ वो जो डेप्थ है, डेप्थ का वैल्यू आर के बराबर कर दिया जाए, डेप्थ का वैल्यू आर के बराबर कर दिया जाए मतलब मैं एग्जैक्टली सेंटर पर आ गया क्या। अगर आप एग्जैक्टली सेंटर पर आ जाओगे, एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर आ जाओगे तो जी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी तो जी रहेगा, 1 माइनस डी के प्लेस में आर डिवाइडेड बाई आर। ये आर से ये आर अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो इधर क्या हो जाए, आर डिवाइडेड बाई आर, ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया क्या,
इसका मतलब अर्थ के सेंटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 हो जाता है क्या? हाँ या ना? अच्छा, एक और चीज अगर आप देखोगे तो सरफेस पर वैल्यू है g, यहाँ पर वैल्यू है 0, मतलब इधर आते वक्त g का वैल्यू लगातार कम होता जा रहा था क्या? अर्थ के सरफेस से, हम याद रखना, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तब भी g का वैल्यू डिक्रीज होगा, अर्थ के सरफेस से नीचे आओगे तब भी g का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब अर्थ के सरफेस पर g का वैल्यू मैक्सिमम है, ऊपर जाने पर भी वैल्यू कम हो रहा है और नीचे आने पर भी वैल्यू जो होगा वो कम होगा। ये अपने को क्या करना है? याद रखना है। अच्छा, अब सर ये हमारे क्या काम का? तो एक ना क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, ओलंपियाड वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब देखो कैसा क्वेश्चन है। क्या करते हैं ना, अर्थ के बीचों बीच टनल बना देते हैं, ऐसा बहुत ही पतला सा हमने क्या कर दिया, अर्थ के बीचों बीच ऐसा टनल बना दिया, ठीक है? और ऐसा बोलते हैं ये जो टनल है बहुत ही पतला सा टनल है, इस टनल के कारण ऐसा नहीं कि जी के वैल्यू में कोई चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। ये रेड रंग का मैंने क्या किया, एक बॉल बनाया है। अर्थ के सरफेस से हमने क्या किया है, एक बॉल को ड्रॉप किया है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं ना कि ये बॉल क्या करेगा, सेंटर पर आके रुक जाएगा या यहां पर आ जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट पर आ जाएगा? बॉल का बेसिकली वो आपसे क्या करते हैं, मोशन पूछते हैं कि बॉल का मोशन किस तरह से होगा, ये बताइए, ठीक है? अब ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शन पे मैं नहीं जा रहा, हम क्या करते हैं, सीधा इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा कंसेप्ट होता है, समझने की कोशिश करना। हम क्वेश्चन में ऐसा बोला गया कि अर्थ जो था, अर्थ के हमने क्या कर दिया, अर्थ के सेंटर पर हमने एक टनल बना दिया है, ठीक है? और उस टनल से हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। अब ये पूछा जाता है कि अगर ये बॉल को रिलीज कर देंगे तो बॉल का मोशन कैसा होगा? बॉल क्या करेगा, बॉल सेंटर पर आके रुक जाएगा, यहाँ पर आएगा, ऊपर नीचे करेगा, क्या मोशन होगा वो देखते हैं। अच्छा, अब मैं ना कुछ पॉइंट्स मार्क कर दे रहा हूँ। ये पॉइंट 1 है, यहाँ कहीं पर पॉइंट 2 होगा और यहाँ कहीं पर पॉइंट 3 है, ठीक है? अच्छा, अब एक्सेलरेशन, मान लो मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है, इसका मतलब क्या समझते हैं कि हर एक 1 सेकेंड में वेलोसिटी विल चेंज बाय 10 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल। अच्छा, मान लो पहले एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का था, तो हर एक 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रहा था। मान लो मैंने एक्सेलरेशन को कम कर दिया, और मैंने कितना ला दिया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ला दिया। इसका मतलब क्या है, अभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन हर एक 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी विल चेंज बाय 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मान लो एक्सेलरेशन को और कम कर देते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले आते हैं। इसका मतलब हर एक 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी विल चेंज बाय 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मान लो मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन आ गया 0, जैसे ही एक्सेलरेशन 0 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा क्या? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी विल नॉट चेंज। मतलब जब तक पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। पहले एक्सेलरेशन 10 का था, तो हर एक 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 10 से इंक्रीज कर रहा था। फिर एक्सेलरेशन 5 का हुआ अगर, तो हर एक 1 सेकेंड पे पार्टिकल का वेलोसिटी 5 से इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन 2 का हुआ अगर, तो अभी भी पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन 2 से इंक्रीज कर रहा है। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो गया, तब पार्टिकल का वेलोसिटी नहीं इंक्रीज करेगा। अब ये क्यों बताया सर आपने? यहां पर पॉइंट 1 पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम है, कितना, जी। यहां पर जी है और सेंटर पर 0 हो गया। 1 से 3 आते वक्त जी का वैल्यू लगातार कम हो रहा है क्या?
10 हुआ होगा, 5 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 0 हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या? अब वैल्यू जी का वैल्यू कम हो रहा है, लेकिन पॉइंट 1 पर जो पार्टिकल को आपने ड्रॉप किया होगा उसका स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा होगा क्या? कैसे पता चला सर? पहले स्पीड 10 से इंक्रीज हो रहा था, फिर स्पीड 5 से इंक्रीज हुआ होगा, फिर स्पीड 2 से इंक्रीज हुआ होगा, फिर जाके स्पीड क्या हो गया होगा? नहीं इंक्रीज हो रहा होगा। मतलब जहां पर ये 3.3 पर एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो 0.3 पर स्पीड क्या है? मैक्सिमम है। 0.3 पर स्पीड जो है वो मैक्सिमम है। सर मेरे को नहीं समझ में आया। अरे देखो, जब भी पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब पार्टिकल का स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगा। पहले 10 से इंक्रीज कर रहा था, फिर 5 से इंक्रीज कर रहा है, फिर 2 से इंक्रीज कर रहा है, फिर 0 हो गया, मतलब अब और इंक्रीज नहीं करेगा। तो अब और इंक्रीज नहीं करेगा मतलब वो मैक्सिमम हो गया क्या? जैसे 0.1 पर थे तो 10 से इंक्रीज हो रहा होगा, मान लेते हैं। 0.2 पर है तो 5 से इंक्रीज हो रहा है, 0.3 पर है तो कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, मतलब वो मैक्सिमम हो गया क्या? अच्छा, अब पार्टिकल जो है, ये सब स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। अगर पार्टिकल 0.3 पर पहुंच चुका है, 0.3 पर अगर मैं बात करूं, 0.3 क्या है? सेंटर वाला पॉइंट है। 0.3 जो है वो सेंटर वाला पॉइंट है। 0.3 पर एक्सेलरेशन कितना है? 0। लेकिन जो स्पीड है वो मैक्सिमम है क्या? सर आपको कैसे पता चला स्पीड मैक्सिमम है? क्योंकि 1 से 3 आते वक्त एक्सेलरेशन था। अगर एक्सेलरेशन है मतलब पार्टिकल का स्पीड बढ़ रहा होगा। एक्सेलरेशन का रेट कम हो रहा है, पहले 10 से बढ़ रहा था, फिर 2 से बढ़ रहा है, फिर 0 हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो एक्सेलरेशन का रेट कम हो रहा है, लेकिन स्पीड का बढ़ना तो नहीं कम हो रहा ना। ऐसा कुछ मैंने काइनेमेटिक्स में भी सिखाया है आपको। तो स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गया 0.3 पर। अब अगर आप 0.3 पर देखोगे ना, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड 0 है क्या? नहीं, स्पीड तो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इसके बाद पार्टिकल क्या करेगा? 0.3 के बाद, 0.3 के बाद पार्टिकल अभी भी नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा? क्योंकि पार्टिकल का स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या? अब जैसे ही पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा ना, देखो जैसे ही पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेगा, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होता है। जैसे अगर आप यहां पर भी हो ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है। तो अगर आप मान लो यहां कहीं पर हो, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन, यस आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, क्योंकि पार्टिकल नीचे मूव कर रहा था, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो अब रिटार्डेशन होना स्टार्ट होगा क्या? रिटार्डेशन होता है, होता है, होता है, और पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि पार्टिकल यहां से आपने इसको ड्रॉप किया, यहां पर आपने ड्रॉप किया, अब जैसे ही आप नीचे भेज रहे हो ना, तो पार्टिकल का स्पीड बढ़ता जा रहा है। सेंटर वाले पॉइंट पर स्पीड हो गया मैक्सिमम। उसके बाद जैसे जैसे ये नीचे आता है, रिटार्डेशन होना स्टार्ट होता है। रिटार्डेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि पार्टिकल की चलने की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर के डायरेक्शन में है। तो अब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन होगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी वापस से इस वाले पॉइंट पर 0 हो जाएगा, मतलब ये दूसरे वाले एंड पर आ तो जाएगा। एक्चुअल में क्या होता है, इसका मोशन इस तरह से टू एंड फ्रो होता है, ये नीचे जाता है, फिर अब ये क्या करेगा, फिर से अब मान लो जब ये इस वाले पॉइंट पर है, तो फिर से क्या करेगा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, फिर से सेंटर की तरफ एक्सेलरेट करके ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन of the particle, the motion of the particle will be to and fro, to and fro, इसको ऑसिलेशन बोलते हैं, टू एंड फ्रो ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, अबाउट सेंटर। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो हायर क्लास के लिए छोड़ देना। हायर क्लास में ऐसा कुछ बताएंगे आपको कि अगर आपने अर्थ के बीचों बीच एक टनल क्रिएट कर दिया, और टनल क्रिएट करके वहां से अगर आपने बॉल को रिलीज किया, तो बॉल क्या करता है, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन सेंटर के अबाउट करता रहता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर नहीं समझ में आया है तो टेंशन मत लेना, ये हायर क्लासेस में समझ जाओगे, अभी बस इतना याद रख सकते हो। अब इसके बाद और एक क्या बच रहा है, केपलर्स लॉ बच रहा है। केपलर्स लॉ बच रहा है, लेकिन केपलर्स लॉ आज नहीं कर पाएंगे, केपलर्स लॉ अपन अगले दिन करेंगे। बस इतना जान लो ना कि एक्चुअल में जो हमने, जैसे हमने न्यूटन का, हमने जब ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, तो ग्रेविटेशन के स्टार्ट में ही हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता अगर केपलर ने अपनी स्टडी नहीं की थी।
न्यूटन से पहले भी साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था। कॉपरनिकस है, गैलीलियो है, इन्होंने न्यूटन से पहले ही ग्रेविटेशन को एनालाइज किया था। केपलर्स ने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दी थी स्टार्स और प्लैनेटरी मोशन को समझने में। बस केपलर जो बंदा था उसको थोड़ा मैथ्स कम आता था, इसलिए वो कभी एक लॉ फॉर्मुलेट नहीं कर पाया। लेकिन उसने क्या किया था, उसने कुछ हाइपोथेसिस बताए, केपलर्स के लॉ जिसके नाम से हम पढ़ेंगे। उसने कुछ स्टेटमेंट्स लिखे थे, उन स्टेटमेंट्स को ही आगे जाके न्यूटन ने यूज करके क्या किया था, अपना लॉ फॉर्मुलेट किया था। मतलब एक्चुअल में जो हम न्यूटन का जो क्रेडिट मिलता है ना न्यूटन को, वो एक्चुअल काम किसका है, केपलर्स का है। केपलर ने काम किया, न्यूटन ने मजे लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूटन ने काम नहीं किया, न्यूटन ने भी उसके प्लैनेटरी मोशन को एनालाइज किया, स्टडी किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाया। लेकिन ज्यादा काम ज्यादा जो वेटेज है वो केपलर का है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, केपलर को एकदम आखिरी में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास एक प्रॉपर लॉ नहीं था। न्यूटन ने एक प्रॉपर लॉ दिया जिससे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर समझने में आसानी हो रही है। न्यूटन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। क्यों? क्योंकि जो फिजिक्स पहले ऐसा समझा जाता था कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही फिजिक्स जान पाएंगे, उस फिजिक्स को न्यूटन ने लॉज में फॉर्मुलेट करके आसान बना दिया। अब न्यूटन का जो ये कंट्रीब्यूशन है, इसलिए न्यूटन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर आवर वर्ल्ड हैज सीन। ठीक है, अगर न्यूटन नहीं होता तो आज फिजिक्स जितना टफ है उससे कहीं ज्यादा टफ होता है। तो क्रेडिट गोज टू न्यूटन। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एप्पल की जगह पेड़ गिरा होता और न्यूटन मर गया होता। न्यूटन मर गया होता ना तो फिजिक्स में आज अच्छे अच्छों की नानी याद आ गई होती। ठीक है, तो मैं तो बोलता हूँ कि न्यूटन का इज्जत इज्जत करो, उसके घर में उसका फोटो वोटो लगा के, उसका अगरबत्ती और धूप बत्ती लगा के उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर हिस्ट्री। इतना ही रहने देते हैं।